बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी आरोह भाग 2 एक नई कविता लेकर आई हूँ। कविता का नाम है कविता के बहाने और इसके रचनाकार हैं कुंवर नारायण। तो देखिए, यहाँ पर कुंवर नारायण जी की 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने और बच्चों, ये कविता उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह इन दिनों उनके काव्य संग्रह का नाम है और इसी काव्य संग्रह से इस कविता को ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। देखते हैं ना आप लोग, नई नई टेक्निक आ रही है, मनोरंजन के नए नए साधन हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है ना। ऐसे में लोगों का रुझान कविता के प्रति से हटता हुआ नज़र आता है और इस स्थिति को देखते हुए कवि मन ही मन आशंकित होते हैं कि आने वाले भविष्य में कहीं कविता लुप्त ना हो जाए। शक है कि आंतरिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ नन्हा बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। तो चलिए बच्चों, हम कविता की शुरुआत करते हैं। पहली पंक्ति देखिए। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। देखिए, यहाँ पर कवि ने कविता की तुलना चिड़िया से की है। कवि कहते हैं कि कविता कवि की कल्पनाओं की उड़ान होती है। चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। वह कवि के कल्पना के उड़ान को भला कैसे जान सकती है। चिड़िया कभी एक घर, कभी दूसरे घर, कभी अंदर, कभी बाहर उड़ते रहती है, अर्थात उसकी उड़ान की सीमा निर्धारित है। पर कवि अपनी कल्पना रूपी पंखों के सहारे अनंत आकाश तक, कभी घर के अंदर, कभी घर के बाहर, संसार की दुनिया को छंदबद्ध कर सकती है और इसके बारे में चिड़िया भी नहीं जानती है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है ना, लेकिन कवि अपनी कल्पना के माध्यम से किसी भी विषय पर, चाहे वो घर से संबंधित हो, देश राज्य की समस्या से संबंधित हो, प्राकृतिक सौंदर्य हो, सजीव निर्जीव, वर्तमान भविष्य, मतलब असीमित है। किसी भी विषय पर अपनी कल्पना का सहारा लेके बहुत सुंदर कविता रच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस पद से ना अर्थ ग्रहण संबंधी कौन कौन सा बनता है, इसको भी ध्यान दीजिए। तो पहली कविता से तो पहला प्रश्न यही बनता है कि कविता का शीर्षक क्या है और रचनाकार कौन है। तो कविता का नाम है कविता के बहाने और रचनाकार हैं कुंवर नारायण। अब दूसरा प्रश्न देखिए
कविता की उड़ान को कौन नहीं समझ पाता? तो इसका उत्तर है बच्चों, कविता की उड़ान चिड़िया नहीं समझ पाती है। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पर बनेगा, कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है? तो कविता के पंख लगाकर कवि उड़ता है। कविता और चिड़िया में क्या समानता बताई गई है? तो देखिए, कविता और चिड़िया दोनों में उड़ान होती है। फिर एक प्रश्न बनता है यहाँ पर, कविता और चिड़िया में क्या असमानता है? तो ध्यान से देखिए, कविता के पंख कल्पनाओं और भावों के होते हैं जो अनंत आकाश में उड़ान भरती है, जबकि चिड़िया अपने वास्तविक पंखों से सीमित उड़ान भरती है। ठीक, अब चलिए दूसरा पद देखते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कवि ने कविता की तुलना फूलों से की है। ठीक, कवि कविता की तुलना करते हुए कहते हैं कि कविता की उत्पत्ति व फूलों की उत्पत्ति में समानता है। देखिए, कलियों के अंदर से फूटकर फूल विकसित होता है, उसी प्रकार कवि के हृदय से विचारों व भावों की कली फूटती है, जिससे कविता रूपी फूल खिलते हैं। कविता और फूलों के अस्तित्व में भिन्नता होती है। फूलों की खुशबू घर के अंदर व बाहर फैलती है और कुछ दिनों तक सुगंध बिखेरने के बाद मुरझा जाती है, किंतु कविता घर के अंदर बाहर के साथ अनंत काल तक लोगों के हृदय पर अपनी जगह बनाए रखता है, जिसके बारे में फूल को भी कुछ पता नहीं रहता। अर्थात कविता कभी मुरझाती या मरती नहीं है, वह लोगों की जुबां व हृदय में सदा जीवित रहती है। और आप लोग देखे भी होंगे बच्चों, है ना, कबीर के पद, तुलसी, सूर, मीरा, है ना, भक्ति काल की लिखी हुई ये कविताएं आज भी पाठकों के हृदय पर वही छाप छोड़ती है जो उस जमाने में लोग पढ़ के अपने हृदय पर उनके गुणों को, उनकी प्रेरणा को आत्मसात करते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कविता कभी नहीं मरती, युगों युगों तक, अनंत काल तक लोगों के हृदय में जीवित रहती है। इसमें से भी कुछ प्रश्न बनते हैं, तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। बिना मुरझाए कौन महकता है और कब तक? तो देखिए, बिना मुरझाए कविता महकती है और वह अनंत काल तक महकते रहती है। फिर यहाँ पर प्रश्न बनता है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, इस पंक्ति का क्या आशय है? तो देखिए, इस पंक्ति का आशय है कि सुंदर फूलों को देखकर ही कवि के हृदय में सुंदर भाव और विचार उत्पन्न होते हैं। ठीक, और यही भाव और विचार से प्रेरित होकर कवि एक बहुत सुंदर कविता की रचना करते हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न बनता है, कविता और फूलों के अस्तित्व में क्या भिन्नता है? कविता और फूलों के अस्तित्व में बहुत भिन्नता है। फूलों की खुशबू घर के अंदर व बाहर तक ही सीमित रहती है और कुछ दिनों तक सुगंध बिखेरने के पश्चात मुरझा जाती है, किंतु कविता घर के अंदर बाहर के साथ अनंत काल तक लोगों के हृदय पर अपना अस्तित्व बनाए रखती है। फिर एक प्रश्न बनता है यहाँ पर, कविता का खिलना फूल क्यों नहीं जानता? तो बच्चों, कविता का खिलना फूल इसलिए नहीं जान सकता क्योंकि फूल का जीवन सीमित होता है। अब आइए तीसरा पद को देखते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर
वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। देखिए बच्चों, यहाँ पर कविता की तुलना एक नन्हे बच्चे से की गई है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चे अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं और किसी भी स्थान पर खेलते हैं, कभी घर के अंदर, कभी घर के बाहर, कभी अपने घर, कभी अपने मित्रों के घर, अर्थात उनके मन में ना अपने पराये का कोई भेद नहीं रहता। वे सब के साथ पूरी आत्मीयता और प्रेम से खेलते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि अपने पराये से दूर रहकर समानता व सब के कल्याण का संदेश देते हुए कविता लिखता है। ऐसा अपनापन का भाव सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। ठीक, अब इसमें से भी अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न बनते हैं। देखिए, सब घर एक कर देने के माने इस पंक्ति से कवि का क्या आशय है? तो इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि सब घरों का भेदभाव मिटाकर एकता स्थापित करना है। कवि चाहते हैं लोगों के मन में किसी प्रकार का अपना पराया, ऊंच नीच, जाति पाति कोई भेदभाव ना रहे और सब के बीच में सिर्फ और सिर्फ विश्व बंधुत्व की भावना रहे। कविता को खेल क्यों कहा गया है? तो देखिए, जिस प्रकार बच्चों की रुचि खेल में होती है, उसी प्रकार कवि की रुचि कविता में होती है। कविता और खेल में क्या समानता है? तो कविता और खेल में समानता यह है कि दोनों अपने पराये का भेदभाव मिटाकर एकता व अपनापन स्थापित करते हैं। ठीक, अब पाठ कंप्लीट हो गया। अब इसमें से ना कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं, तो देखिए इसमें का प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। मात्र 3 प्रश्न ही शामिल किया गया है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है? तो देखिए, इस कविता के बहाने में सब घर एक कर देने के माने, इसका तात्पर्य यह है, कवि हमको यह संदेश देना चाहते हैं कि समाज में व्याप्त जाति पाति, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि के भेदभाव को मिटाकर एकता व भाईचारा का भाव स्थापित होना चाहिए। नन्हे बच्चे इन संकुचित भावनाओं से अनजान रहते हैं। उनके मन में किसी प्रकार की मनमुटाव की भावना नहीं रहती। वे सबके साथ हिल मिलकर खेलते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि भी भेदभाव से रहित होकर देश व समाज में एकता, प्रेम, भाईचारे की भावना लाने के लिए कविता लिखता है। बच्चों के खेल की सीमा अनंत है, उसी प्रकार कवि की कल्पना भी अनंत होती है ना? आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे खेलने के लिए किसी भी जगह और किसी भी वस्तु से अपना खेल प्रारंभ कर देते हैं, चाहे वो अपना घर हो, दूसरे का घर हो, मैदान हो, खेत हो, नदी किनारा हो, मतलब उनके खेल की सीमा अनंत है। उसी प्रकार कवि की कल्पना भी अनंत होती है। दूसरा प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? तो देखिए बच्चों, उड़ने और खिलने से कविता का बहुत गहरा संबंध है। कविता की उड़ान कवि की असीमित भावनाएं, विचार व कल्पना है। खिलना विकास का प्रतीक है। फूल के खिलने से वातावरण महक उठता है, लोगों को ताजगी व प्रसन्नता का एहसास होता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार कविता मानव मन में एकता, प्रेम, भाईचारा की प्रेरणा देता है, जिससे उनके व्यथित हृदय को शांति व सुकून मिलता है। उन्हें जीवन जीने की नई दिशा प्राप्त होती है। अब तीसरा प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं?
तो देखिए, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के कई कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण देखिए, कवि की कविता में उनकी कल्पना, शब्द सीमा का क्षेत्र, आकांक्षाएं आदि असीमित व अनंत होता है। उसी प्रकार बच्चों के खेलने के क्षेत्र, तौर तरीके भी असीमित व अनंत होते हैं। दूसरा देखना, दूसरा मतलब समानांतर बताने का क्या कारण है। कवि घर, बाहर, प्रकृति, सजीव, निर्जीव, इतिहास, सामाजिक समस्या, अनेक विषयों पर काव्य लिखता है। उसी प्रकार बच्चे भी घर के भीतर, बाहर, खेत, नदी किनारे, मैदान, किसी भी स्थान पर किसी भी वस्तु से खेलते हैं। और एक तीसरा समानता ये भी हो सकता है, और महत्वपूर्ण समानता, कवि भेदभाव से अलग होकर मानव प्रेम, एकता व भाईचारे की कविता लिखता है। कवि के मन में किसी प्रकार का कोई दूषित या मलिन विचार नहीं होता। उसी प्रकार बच्चे भी बिना अपने पराये का भेद किए एक साथ मिलजुल कर खेलते हैं। उनके मन में किसी प्रकार की मलिनता नहीं होती, उनका हृदय निर्मल रहता है। ठीक। अब यहाँ पर एक प्रश्न और है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, बिना मुरझाए महकने के माने से तात्पर्य यह है कि फूलों की सुंदरता को देखकर कवि मुग्ध हो उठता है और उससे प्रेरित होकर वो कविता लिखता है। किंतु फूल सुगंध बिखेरने के बाद एक दिन मुरझा जाता है, लेकिन कवि की कविता कभी नहीं मुरझाती है। कविता के भाव, विचार, आशा, प्रेरणा अनंत काल तक लोगों के हृदय में जीवित रहती है, हमेशा उन्हें ताजगी देते रहती है। आज से हजारों वर्ष पहले लिखी हुई कविता आज भी हमें प्रेरणा देती है, हमारे हृदय में नई आशा का संचार करती है। फूलों की महक तो जल्दी समाप्त हो जाता है, किंतु कविता की महक युगों युगों तक बनी रहती है, अनंत काल तक बनी रहती है। ठीक। तो बहुत सुंदर कविता है बच्चों, है ना। और कवि का लिखने का आशय यह है कि आने वाले समय में भी लोग कविता के प्रति अपनी रुचि बनाए रखें और कविता का अस्तित्व कभी लुप्त ना हो। ठीक। तो मेरा वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा, पाठ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, मेरा हर पार्ट का वीडियो आप तक पहुंच सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।